नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके भी खाते में आएंगे हजार रुपए। ई श्रम कार्ड वालों के लिए बड़ी योजना चला रही है मोदी सरकार। इसी के साथ सोने चांदी के कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव, गरीबों को मिलेगा मुफ्त में अनाज, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसी के साथ पेट्रोल डीजल को भी ला रहे हैं जीएसटी में, और राजनीतिक जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आज की ताजा एंड मुख्य समाचार के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ई श्रमिक से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। ई श्रम कार्ड श्रमिक कार्ड रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। ई श्रमिक कार्ड का पैसा कैसे चेक करे, यहाँ जानिए पूरी जानकारी। श्रमिक कार्ड का पैसा इस योजना के तहत पंजीकृत लोगों के अकाउंट में भेज दिए गए हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में श्रमिक कार्ड योजना का पैसा नहीं आया है तो आपको पता करना चाहिए, कहीं आपको ई श्रमिक कार्ड रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ई श्रमिक कार्ड का पैसा कैसे चेक करें। कामगारों के खाते में हर महीने हजार रुपए भेजेगी सरकार। दरअसल केंद्र सरकार की ई श्रमिक कार्ड योजना के तहत कामगारों के खाते में हर महीने हजार रुपए भेजे जाते हैं। इसकी पहली किस्त का पैसा इस महीने योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अगर आपने भी इस श्रमिक कार्ड के तहत अपना पंजीकरण करवाया है और आपके अकाउंट में श्रमिक कार्ड की पहली किस्त का पैसा नहीं आया है तो इसकी वजह से पता होनी जरूरी है। आइए आपको बताते हैं इसकी क्या वजह हो सकती है। श्रमिक भरण पोषण भत्ता योजना का लाभ। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र का कोई भी श्रमिक अपना पंजीकरण करवा सकता है। पंजीकरण श्रमिकों को श्रमिक भरण पोषण भत्ता योजना लाभ मिलेगा। पहली किस्त में ₹1000 सरकार ने श्रमिकों के खाते में भेज दिए हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के देखते हुए सरकार दूसरी किस्त के ₹1000 भी जल्द ही ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है। ई श्रमिक का पैसा कैसे चेक करें, आपको बता दें कि ई श्रमिक विभाग की ई श्रम कार्ड योजना का लाभ संगठित क्षेत्रों के लाखों श्रमिकों को मिल चुका है। आपको पैसे मिले या नहीं, अगर मिले हैं तो कितने मिले हैं, इसको आप भी बैंक जाके चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पर फोन करके भी पता कर सकते हैं। ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ। श्रमिक कार्ड की पहली किस्त के ₹1000 सभी लोगों को नहीं मिलेंगे। करोड़ों श्रमिक हैं जिन्हें सरकार किसी न किसी पेंशन योजना का लाभ दे रही है। पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे बहुत से श्रमिकों ने भी ई श्रम कार्ड योजना के तहत पंजीकरण करवा लिया है। सरकार ऐसे श्रमिकों को ई श्रम कार्ड योजना का लाभ नहीं देगी। दस्तावेजों की जांच के बाद ऐसे लोगों के कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पीएम किसान के लाभार्थियों को भी नहीं मिलेगा लाभ। ई श्रम कार्ड योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अपना पंजीकरण करवा रखा है और हर महीने 3 किस्तों में ₹6000 का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा था कि पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे लोगों को श्रमिक कार्ड के पैसे नहीं मिलेंगे। वहीं जान लेते हैं सोने और चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव। जानिए क्या है 24 कैरेट गोल्ड के भाव। सोना और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमती धातु की कीमतों में तेजी से अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना ₹34 की तेजी के साथ 47,918 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। पिछले कारोबारी में सोने का भाव 47,884 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। दूसरी ओर सफेद धातु की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को चांदी की कीमतों में 350 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। इसके साथ ही चांदी 61,006 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो पिछले साल 60,676 रुपए प्रति किलो थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़कर $1,810 प्रति औंस और चांदी सपाट होकर $22.55 प्रति औंस पर कारोबार पर रही थी। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। मार्च के बाद गरीबों को मिलेगा मुफ्त अनाज। वित्त मंत्री ने की ये घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला
निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि मार्च के बाद आगे बढ़ाए जाने के बारे में कोई भी आसान्य नहीं दिया है। केंद्र ने मार्च 2020 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने को लेकर योजना शुरू की थी। इसका मकसद महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की कठिनाइयों को कम कर दिया था। इसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिया जाता है। यह NPFS के तहत 2 से 3 रुपए किलो की दर से सामान्य खाद्य आवंटन के अलावा सीतारमण ने बजट बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे बजट में कही गई बातों के अलावा कुछ नहीं कहना है। उनसे ये पूछा गया था कि PMJKY का दायरा मार्च 2022 के बाद बढ़ाया जाएगा। PMJKY योजना 2022-21 में केवल 3 महीने के लिए शुरू की गई थी। बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर जुलाई नवंबर कर दिया। कोविड संकट बन रहे पर इससे 2021 में मई और जून में फिर से लागू किया गया और चौथे चरण के तहत 5 महीने के लिए जुलाई से नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया। बाद में योजना की अवधि दिसंबर से मार्च तक बढ़ा दी गई, यानी 2022 तक बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बड़ी खबर। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी स्विंग नीति से खत्म हो गया है चार्जिंग का झंझट। जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रस्तावित बैटरी अदला बदली नीति दिलचस्प है, लेकिन सरकार के समर्थन के बिना इसे सफल कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रमुख कार कंपनियां अपनी बैटरी संबंधित प्रौद्योगिकी को साझा नहीं करती हैं। ऑटोमोटिव उद्योग के एक विशेषज्ञ ने ये बात कही है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 39,45,000 करोड़ रुपए के बजट पेश किया है। नई नीति पर प्रतीक देते हुए ऑटोमोटिव उद्योग के विशेषज्ञ और कोलन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड लैब में श्रम अध्ययन के निदेशक आर्थर वीडन ने कहा कि बैटरी की अदला बदली नीति का विचार दिलचस्प है, लेकिन सरकार की बड़ी भागीदारी के बिना ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा, प्रमुख कार कंपनी बैटरी से जुड़ी अपनी तकनीक को साझा नहीं कर सकती हैं। विनियम बैटरी का मतलब होगा कि देश भर में बहुत सारी निरर्थक बैटरी प्रभावी होगी। इसको लेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के कार्यकारी निदेशक ऑटो और फॉर्म राकेश जेजूरीकर ने कहा कि केंद्र बजट 22-23 में वित्त मंत्री द्वारा स्थायी गतिशीलता की शुरुआत करने के लिए तैयार की गई रूपरेखा भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी अपनाने को बढ़ावा देगा। पेट्रोल में बढ़ेगी एथेनॉल की मिलावट। 2025 तक सरकार की यह योजना आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट बढ़ेगी। ये जानकारी केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक भारत ने पेट्रोल में 9% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और विश्वास है कि 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, गोवा में असली चुनावी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी ने गोवा में गरीबों के लिए न्याय योजना तैयार की है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जोर दिया कि इस तटीय राज्य में असली चुनावी मुकाबला कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच है। कांग्रेस नेता ने उनकी पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए लोगों से कहा कि वे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, अन्य दलों का समर्थन पर अपना वोट बेकार नहीं करे। 2016 में नोटबंदी के मुद्दे को लेकर बीजेपी नित्य केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि इस पूरी कवायद से केवल अमीरों को लाभ हुआ है, जबकि छोटे कारोबारी पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सकालीन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, वास्तविकता यह है कि गोवा का मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा के बीच है। बाकी राजनीतिक दल दौड़ में नहीं है, इसलिए किसी अन्य दल को वोट देकर अपना वोट बेकार नहीं करे। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सकालीन विधानसभा सीट के प्रतिनिधित्व करते हैं। गोवा में 40 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि गोवा में गरीबों के कल्याण के लिए कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राहुल ने कहा कि हमने गोवा वासियों के लिए एक न्याय योजना तैयार की है, जिसके तहत राज्य के गरीब लोगों के खाते में हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे।
बताएंगे। राहुल ने कहा कि वह कांग्रेस के प्रदेश इकाई के नेता की तरह से ये आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर उनकी पार्टी की सत्ता में आई तो ये सभी गोवासियों के प्रतिनिधित्व करेगी। योगी ने पेश किया अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, कहा 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दावा किया कि बीते 5 साल में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में एक भी फसाद या आतंकी घटना नहीं हुई है, जबकि पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में उससे पहले मायावती के शासनकाल में के मुकाबले लगभग दोगुनी संख्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। योगी ने कब्रिस्तान की चौकीदारी का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान विकास के नाम पर बस यही काम हुआ है। विभिन्न विकास परियोजना के नाम पर धन की बंदरबाट की गई है। योगी ने अपने 5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर अपने शासनकाल में अपराधों का ग्राफ गिरने का दावा किया है। उन्होंने कहा वर्ष 2000 से 12 के बीच बसपा शासनकाल के दौरान दंगे की 364 घटना हुई थी। वहीं 2012 से 17 के बीच सपा के कार्यकाल के दौरान दंगे की 700 बड़ी घटना हुई, जिनमें सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे लाल बटन दिया और क्लिक किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।